मानचित्र मानचित्र की कला अत्यंत प्राचीन है। आधुनिक समय से लेकर देखा जाए तो प्राचीन काल तक या प्राचीन काल से देखा जाए आधुनिक काल तक हम लोग मानचित्र का यूज करते हैं। प्राचीन काल में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मानचित्र का यूज करते थे। तो आज की क्लास में हम लोग मानचित्र का अध्ययन करेंगे। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरवी क्लासेस स्टडी बिलीव इन गुड टीचिंग। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मानचित्र। मानचित्र का अर्थ क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ग्लोब क्या है, एटलस क्या है, खाका क्या कहलाता है, इन सारे टॉपिकों को आज हम कवर करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सबसे पहले मानचित्र की तरफ बढ़ते हैं। मानचित्र जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मान और चित्र, यानी कि मूल रूप। जो भी पृथ्वी का मूल रूप होता है उसे हम मानचित्र के द्वारा दिखाते हैं। अगर हम इसको और डिटेल में जानना चाहें तो मानचित्र होता है पृथ्वी के सतह का वह भाग जो 2D शेप में आता है, या फिर हम लोग उन स्थानों को कह सकते हैं नगरों, देशों, पर्वत, नदियों, या पृथ्वी के हर एक वह सतह को जिसको हम लोग पैमाने के रूप में कागज पर लिखते हैं, कागज पर बनाते हैं, उसे हम लोग मानचित्र कहते हैं। यानी कि थल, जल, वायु मार्ग की यात्रा करने के लिए जो आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उन सारी चीजों को, सारे लोगों को मानचित्र जो होता है बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। कोई व्यक्ति किसी भी दूसरी जगह जाता है तो उसे अंदाजा नहीं रहता है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे, किस रास्ते से जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमें मानचित्र के द्वारा प्राप्त हो जाती है। और इस मानचित्र का ही दूसरा नाम होता है गूगल मैप, जो हमारे स्मार्टफोन में हमें मिलता है। वो भी एक मानचित्र का ही रूप है जो हमारे तक हमारे सारे लोकेशन को बताने से लेकर हम कहाँ तक है, हम कहाँ जाना चाहिए, कब लेफ्ट करना चाहिए, कब राइट टर्न करना चाहिए, ये सारी जानकारी हमें देता है। तो प्राचीन काल में हम लोग देखते हैं तो प्राचीन काल में लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भौतिक साधनों का यूज करते थे। यानी कि जो पर्वत होते थे, पेड़ पौधे होते थे, कुछ स्मारक होते थे, उन सब का प्रतीक मानकर वो आगे बढ़ते थे। कुछ चिन्ह भी लगा देते थे और इस तरह से वो एक तरह से मानचित्र तैयार करे। आधुनिक फिर समय बदलता चला गया, लोग आगे बढ़ते चले गए, हमारा विकास होता चला गया। तो इस तरह हम लोग आज आधुनिक मानचित्र के दौर में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का एक नमूना, अर्थात पृथ्वी जैसी आकृति का एक नमूना, एक छोटा सा मॉडल जो ग्लोब कहलाता है। ग्लोब की सहायता से हम कोई भी स्थान को बहुत ही अच्छी तरीकों से समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान पैसिफिक ओशियन से लेकर अंटार्कटिक ओशियन तक, अटलांटिक ओशियन तक, कि कहाँ तक ये सारे ओशियन है, किस तरह से इनका विकास हुआ है, किस तरह से इनकी आकृति है, कॉन्टिनेंट कैसे होते हैं, ये सारी जानकारियां हमें ग्लोब पर आसानी से मिल सकती है, जो पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना होता है। अगर हम चले एटलस के बारे में जानते हैं। एटलस क्या? एटलस छोटे छोटे मानचित्र, यानी कि अगर हम लोग इंडिया का मानचित्र देखें, हम लोग अमेरिका का मैप देखें, हम लोग अफ्रीका का मैप देखें, हम लोग एशिया का मैप देखें, साउथ अफ्रीका का मैप देखें, तो सारे मैपों को जहां एक जगह एकत्रित कर दिया गया, एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, वही हमारा एटलस कहलाता है। यानी कि मानचित्रों के संग्रह को, बहुत सारे मानचित्र को एक जगह इकट्ठा कर देना ही हमारा एटलस की कहलाता है, जिसे हिंदी में हम लोग मानचित्रावली कहते हैं। एटलस का हिंदी हम लोग मानचित्रावली से जगाते हैं। अब यहाँ ये होता है कि एटलस का आविष्कार किसने किया, कैसे पता चला, नक्शा को किस तरह निरूपित किया गया, कैसे मालूम चला? तो नक्शा को बताने वाले सबसे पहले दार्शनिक और गणितज्ञ हेराल्ड मार्कोर्ट थे। उन्होंने ही एटलस का आविष्कार किया था। इसके बाद हम लोग चलते हैं मानचित्र के प्रकार पर। मानचित्र का 3 प्रकार होता है: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थर्मेटिकल मानचित्र। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक मानचित्रों के बारे में। पृथ्वी की आकृति, भौतिक आकृतियां जैसे कि पठारों, पर्वतों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं, यानी कि फिजिकल मैप कहते हैं।
इसमें हम लोग मरुस्थल, नदियां, समुद्र, सारी चीजों को दर्शाते हैं। वायु मार्ग और भौतिक मानचित्र जो होते हैं उसके बहुत तरीके टाइप्स होते हैं, जैसे कि वायु मानचित्र होता है, लौह उत्पादन मानचित्र होता है, सड़क मानचित्र होता है, जनसंख्या मानचित्र होता है। ये सारे मानचित्रों को हम लोग क्या करते हैं, भौतिक मानचित्रों के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह पर का हर एक वो तत्व जहां हम रहते हैं, जहां सारी चीजों का विकास होता है, ये सारी चीजें, मैदाने, नदियां, पर्वत, पठार, मरुभूमि, ये सारी चीजें मिलकर भौतिक मानचित्र को बनाती है। अगर हम चले राजनीतिक मानचित्र पर, तो राजनीतिक मानचित्र शहरों, राज्यों, नगरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाता है। यानी कि राजनीतिक मानचित्र जो होता है, पॉलिटिकल मैप जो होता है, हमें कंट्री के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में, उनकी बाउंड्रीज के बारे में, उनके स्टेट्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हमें बताता है। यहाँ तक कि ये नक्शे बड़े बहुत ही सहायक होते हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो यात्रा करने के लिए, यात्रा में काफी मददगार होते हैं ये पॉलिटिकल मैप्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो थीमेटिकल मानचित्र। थीमेटिकल मानचित्र क्या होती है, तो कुछ विशेष प्रकार की मानचित्र होती है, कुछ विशेष प्रकार के मैप होते हैं जो हमें सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, इन सारी चीजों का विवरण देते हैं। और इस प्रकार के मानचित्र को ही थीमेटिकल मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही हम किसी भी स्थान का नामांकन करते हैं कि यहाँ से 3 कदम आगे जाएंगे तो ये पार्लर आ जाएगा, इधर से हम बाएं मुड़ जाएंगे तो ये स्कूल आ जाएगा, और इधर से अगर हम दाएं मुड़ जाए तो हम मेन गेट की तरफ, मेन रोड की तरफ पहुंच सकते हैं। तो ये होता है थीमेटिकल मानचित्र। अब ये जो हमारा मानचित्र होता है वो 3 घटकों पर कार्य करता है। और ये 3 घटक कौन कौन से होते हैं, तो दूरी, दिशा और प्रतीक। ये 3 चीजें जो होती हैं मानचित्र के सबसे प्रमुख घटक है, यानी कि तत्व है। सबसे पहले हम दूरी के बारे में पढ़ते हैं। दूरी, जब बड़े क्षेत्र वाले भाग को छोटे से कागज पर, सोचिए कि कितने बड़े करोड़ों किलोमीटर स्क्वायर फीट में अगर कोई चीज फैला रहता है, उसको हम लोग एक छोटे से कागज पर बनाते हैं, तो उसको हम लोग, अगर मानो कि 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर में कन्वर्ट कर हम लोग मैप पर किसी भी लोकेशन को, किसी भी प्लेस को इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग दूरी का प्रयोग करते हैं, दूरी पे पैमाने का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग किसी भी जगह के मानचित्र को आसानी से हम लोग कागज पर बना सकते हैं। अब इसके बाद दिशा होती है। दिशा, जो 4 दिशा सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये चारों दिशा जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं किसी भी मैप के, और ये हमें बहुत सहायता करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अब आता है बात प्रतीक का। प्रतीक कम स्थानों में अधिक जानकारी प्रदान करता है। इन प्रतीकों को इस्तेमाल करके मानचित्र को आसानी से खींचा और इसका अध्ययन किया जा सकता है, जिसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं। इसमें इसे अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी प्राप्त है। यानी कि प्रतीक क्या होता है, प्रतीक जो होता है एक छोटे से भाग में, एक छोटे से कागज पर अगर हम कोई भी चीज बना देते हैं, यानी कि मानो कि अगर हम लोग इंडिया का ही मैप देखें, या तो उसमें होता है वन अभ्यारण्य, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए कुछ अलग प्रतीक होती है, नदियों का कुछ अलग प्रतीक होता है, यहाँ तक कि जो स्टेट बाउंड्रीज होता है, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती है, उन लोगों के लिए अलग प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि कच्ची रोड, पक्की रोड, इन सारी चीजों का अलग प्रतीक होता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इन सारी चीजों के लिए अलग अलग प्रतीकों का यूज किया जाता है। तो ये प्रतीक जो होते हैं मैप पर छोटे से जगहों पर उसे बता दिया जाता है कि यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर आपका जू होगा, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ पे ताजमहल है। ये सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतीक के रूप में लोकेट करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कुछ अलग चीजों के बारे, जिसको हम लोग कहते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र एक आरेखन है
जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त या स्थानीय प्रक्षेपण या स्थानीय प्रेक्षणों पर आधारित होता है। यानी कि अगर हम लोग इसमें ये नहीं बताया जाता है कि यहाँ पर इतना किलोमीटर के दायरे में हम लोगों को ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत प्रॉपर वे में इसका कोई मानचित्र नहीं बनाया जाता है। इसका जो मानचित्र बनाया जाता है वो याददाश्त आलेखन के आधार पर, यानी कि हमने कोई जगह पर गए तो हमें याद था कि अच्छा यहाँ पर ताजमहल था, ताजमहल से बाहर निकलेंगे तो जस्ट बगल में यमुना नदी निकलेगी, उसके बगल में बढ़ेंगे तो एक गली जाती रहेगी, गली से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मेन रोड पर आ जाएंगे। तो इस तरह का मतलब वहां के लोकेशन के आधार पर ये रेखा चित्र बनाया जाता है। आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, यानी कि उसमें किसी भी तरह की इंचेस जो होते हैं, रूलर्स जो होते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं और इसे ही रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। जो बिना रूलर्स के बिना किसी पैमाने के खींचा जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। अब एक विशेष प्रकार का खाका भी होता है। एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। यानी कि एक स्मॉल सा गांव है, उसको एक बड़ा सा विशाल सा मानचित्र पर दिखा दिया जाए, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। तो गाइस इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले मानचित्र के बारे में, मानचित्र क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मानचित्र ग्लोब क्या है, हमारा एटलस क्या होता है, इसके बाद मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र क्या है, राजनीतिक मानचित्र क्या है, थीमेटिकल मानचित्र क्या है, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, दूरी क्या होती है, दिशा क्या होता है, प्रतीक क्या होता है और रेखा चित्र तथा खाका क्या होता है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और जो गाइस मेरे वीडियो पे पहली बार जुड़े हैं तो वो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं गाइस नए वीडियो में, नए चैप्टर में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।